नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो आगामी होने वाले सीजीपीएससी और व्यापम के सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि शिक्षक भर्ती की तैयारी को लेकर छात्रों की मांग हो रही थी कि नई बैच प्रारंभ की जाए, उन्हीं मांगों को हम ध्यान देते हुए कल एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। 6 अक्टूबर को यह बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह बैच जो होगा शाम 5:30 से 8:30 बजे तक संचालित होगा। कहां? तो आप याद रखें, हमारे रायपुर के नए ब्रांच है, रायपुर में हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच नियर अनुपम गार्डन, यहाँ पर ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। बढ़ते हैं हमारी प्रश्न श्रृंखला की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, आपको सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन पूरा रीड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? सत्य नहीं है। तो अगर पढ़ने की कोशिश करें तो क्या दिखा हुआ है ऑप्शन में? मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। इसे सम्राट राजराज प्रथम या राजाराज प्रथम ने बनाया था, ये भी सही है। ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो मंदिर है शिव जी को समर्पित है। शिव जी की स्थापना करने के बाद ही यहां पर राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की है। तो आप याद रखें, गलत कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना, बुद्धचरित जो है वो है आपके अश्वघोष की रचना, तो ये गलत है। यहां पर आप देखते हैं क्या? मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त और क्या है? हर्षचरित, तो ये बाणभट्ट। तो 1, 3 और 4 क्या है? सुमेलित हैं। तो हमको सही उत्तर का चयन करना है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है। तो तमिल साहित्य में व्याकरण से संबंधित ग्रंथ जिसके रचयिता भी तोल्कापियम माने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, तमिल व्याकरण ग्रंथ है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? जब हम मंदिर देखते हैं और वहां पर जो तोरण होता है, तोरण मतलब होता है प्रवेश द्वार, उसे वो क्या बोलते हैं? गोपुरम। तो यहाँ पर देखिएगा, गर्भगृह से नहीं, दीवारों पर की गई चित्रकारी से नहीं, मतलब ये दोनों नहीं है। शिखर से नहीं, ये भी नहीं है। तोरण के ऊपर बने अलंकरण या अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। तो ये याद रखें, तोरण। तोरण का मतलब आप तो सिंपली याद रखिएगा, जो प्रवेश द्वार होता है उसे ही गोपुरम तोरण कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर होता है? अगर मैं बात करूं, जो चैत्य होते हैं वो बौद्ध में पूजा स्थल को कहा जाता है, वही विहार जो होता है एक प्रकार के बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। तो दोनों देखिएगा, कहीं पर ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? जैसे देखो, पहला ऑप्शन दिया है विहार पूजा स्थल होता है, जी नहीं, हमने कहा निवास स्थल होता है, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है, यही आपका क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? बी आर अम्बेडकर, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और अरस्तु। तो अरस्तु, शंकराचार्य तो बिल्कुल नहीं है। व्यवहारिक अगर वेदांत की अगर बात करते तो कौन है? स्वामी विवेकानंद है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या? आचार्य चाणक्य से संबंधित नहीं है। आचार्य चाणक्य से संबंधित नहीं है। अगर आप बात करें तो अर्थशास्त्र संबंधित है, मंडल सिद्धांत संबंधित है जिसमें 12 प्रकार के मित्रों का वर्णन किया गया है। वही तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है आपका? सप्तांग सिद्धांत। ये भी है कि राज्य के 7 आवश्यक तत्वों में सप्तांग सिद्धांत शामिल है। अतिमानस का सिद्धांत है वो अरविंदो घोष जी का, तो ये चौथा जो है शामिल नहीं है। तो ये याद रखेगा, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या? जैन धर्म के तीर्थकर और उनमें संबंधित प्रतीक चिन्ह सुमिलित नहीं है। तो सुमिलित नहीं है, अगेन फिर से पहला ऑप्शन देखिए, ऋषभ देव, इनका क्या है? वृषभ, सही है। पार्श्वनाथ, यहां लिखा है हाथी, जो कि गलत है। इनका अगर प्रतीक चिन्ह माना जाता है तो क्या माना जाता है? सर्प। फिर देखिए, महावीर सिंह सही है, मल्लीनाथ कलश सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या? एलोरा की गुफाओं के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। हमको क्या देखना है? सही कथन। इन गुफाओं का निर्माण राजपूत राजाओं के द्वारा कराया गया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इस वंश को पढ़ेंगे तो कृष्ण प्रथम नामक एक शासक आते हैं जिन्होंने इन गुफाओं का निर्माण प्रारंभ कराया।
दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है क्या कि यह गुफा केवल बौद्ध धर्म के लिए जानी जाती नहीं, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं जो जैन, बौद्ध के साथ साथ हिंदू धर्म, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। तो पहला और तीसरा जो है वो सही है, सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। और चूंकि हमको क्या चुनना है, सही, तो सही मतलब क्या है, फर्स्ट और थर्ड, ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है अष्टप्रधान के सदस्य और उनके अर्थ, अर्थ या बोलना चाहिए उनके दायित्व। तो अगर मजुमदार और अमात्य के बारे में आप पढ़ें तो ये वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। वाक्य नवीश जो होते थे वो एक प्रकार के क्या होते थे, गृह मंत्री होते थे। वही दबीर या सुमंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे। श्रुनवीस, सुरनीस और सचिव ये होते थे शाही पत्राचार विभाग के प्रधान। तो आप देखिएगा 1 का 1, 4 का 4, अब बाकी इंटरचेंज हुआ है किसमें, बी का 3 और सी का 2। तो यहां पर आपको फर्स्ट में ही आंसर आपको मैच कर जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि। अगर आप ये राजवंश पढ़ते हो तो आपको याद होगा सबसे पहले संगम राजवंश आता है, जिसके जो संस्थापक है वो कौन होते हैं, हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का। इन दोनों के पिता का नाम जो होता है वो होता है संगम, जिन्होंने अपने पिता के नाम पर क्या रखा था, पहले राजवंश का नामकरण किया था। ठीक है, तो देखिएगा कहीं ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है क्या कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था करके, तो तमिल संगम की महानता से प्रेरित नहीं, तुंगभद्रा नदी एवं कृष्णा के संगम पर नहीं, हरि और बुक्का के पिता के नाम पर संगम कहा गया। जी हाँ, बिल्कुल यही क्या है, आपका सही उत्तर है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कुछ शब्द लिखे गए हैं और उसका अर्थ बताया गया है। तो बड़वा, वेशवांग, राय और गणपेंद्र। अगर मैं बात करूं राय, तो विजयनगर में कहा जाता था, राजाओं को राय करके पुकारा जाता था। तो सी में 1 कहां पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसी से आप आंसर ले सकते हैं। लेकिन देखिए बड़वा किनको कहा जाता था, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाकर रहते थे, इनको बड़वा कहा जाता था। वेशवांग जो होता था, दासों के क्रय विक्रय सिस्टम को कहा जाता था। और गणपेंद्र जो होता था, पैरों में पहनने वाला एक सम्मानजनक कड़ा होता था, ठीक है, जो वीरता का प्रतीक होता था। तो यहां से देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो यही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है क्या, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण था शाही दस्तखत नामक एक फरमान, जिसे फर्रुखशियार के द्वारा क्या किया गया था, 1715 के आसपास जारी किया गया था। इसी का दुरुपयोग करते थे कौन, अंग्रेज। इसी कारण क्या था, मतभेद बना हुआ था सिराजुद्दौला और किनका, अंग्रेजों का। तो देखिएगा ऑप्शन बी में आप देखते हैं, अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया था, इसी को बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, वे सरदार निम्न में से क्या है, कौन थे। देखिए, एक तो वो मीर जाफर थे, राय दुर्लभ थे, यार लतीफ थे। ये इन्होंने क्या दिया था, धोखा दिया था। और जो मीर मदान और मोहनलाल है, इन्होंने क्या किया था, सहयोग किया था। तो आप देखिएगा 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 इन्होंने क्या किया था, धोखा दिया था, राय दुर्लभ, यार लतीफ और मीर जाफर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है। अब आपको सामने लिखा हुआ पहला आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ही क्या है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर 82 तक चलता है, तो यहां पर ये गलत। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये सही है। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से लेकर 49 तक चलता है, तो ये गलत है। तो यहां पर आपका फर्स्ट और 4 गलत है। तो आपको क्या करना है, सही नहीं है चुनना है। तो आप ध्यान देना, कई बार क्या होता है, ऊपर अलग लिखा रहता है, नीचे अलग रहता है, लेकिन आपको ये वाला चीज ध्यान रखना है। तो सही नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 और 4 क्या है, आपका सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, रंजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रम के अनुसार क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। अब अगर
इनके बारे में पढ़ेंगे, राजा रणजीत सिंह के बारे में, तो आप देखते हैं क्या उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, लाहौर पर कब्जा किया। लाहौर पर पहले अब्दाली का नियंत्रण होता था, फिर ये आए भारत की ओर अमृतसर, फिर गए कहा, मुल्तान। मुल्तान के बाद इन्होंने अधिकार किया कहा, कश्मीर पर। तो एक ऐसा क्या बन रहा, फ्लो बन रहा है, पाकिस्तान भारत और फिर पाकिस्तान, पेशावर। तो कुछ ये क्रम है। तो देखिएगा, पहले क्या आना चाहिए, लाहौर आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, लाहौर के बाद अमृतसर आना चाहिए, अमृतसर के बाद क्या आना चाहिए, मुल्तान आना चाहिए, और मुल्तान के बाद क्या आना चाहिए, कश्मीर। तो 1324, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ लिखा हुआ है क्या, इधर घटनाओं के बारे में, उधर डेट के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिएगा, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार। जी हाँ, इस समय तक ये क्या करते हैं, कलकत्ता पर अधिकार करते हैं 56 में, 15 से 20 जून तक, और फिर कोठरी त्रासदी को अंजाम देते हैं। कोठरी त्रासदी होने के बाद ये क्या करते हैं, कुछ समय के बाद ये अलीनगर की संधि करेंगे, और अलीनगर की संधि जब असफल होती है तो प्लासी का युद्ध होता है। तो आपको देखना है कि डी का 3 कहां दिख रहा है, डी में 3 एक ही जगह दिख रहा है, डी में 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, बिल्कुल सत्य है। फिर टीपू सुल्तान को 2 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति देना पड़ा। देखो, पैसे तो देने पड़े, लेकिन ये देने पड़े कितने, 3 करोड़ रुपए। तो इस लिहाज से ये क्या हो जाएगा, आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, देखते हैं इसके बारे में भी। और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, जब तक कि उन्होंने पैसा नहीं दे दिया। तो देखिएगा, सेकेंड ऑप्शन तो आपका गलत है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, गलत है, तो इसके बेस पे ये हो जाएगा। और 1, 3 और 4 ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ठीक है, किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया, बिल्कुल किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का विरोध किया। तो अंग्रेजी शिक्षा अगर प्रचार कर रही तो विरोध नहीं करते, बल्कि तो समर्थन करते थे। तो इसमें से क्या है, सही नहीं है। आपको क्या देखना है, सही नहीं है। तो इसमें से क्या सही नहीं है, केवल 3 सही नहीं है। केवल क्या है, 3 सही नहीं है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है क्या, कुछ घोषणाओं या संकल्प के बारे में, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, उससे संबंधित कुछ व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, अगस्त घोषणा ये 1917 में आता है, और उस समय मॉन्टेग्यू क्या होते हैं, भारत सचिव, तो ये सही है। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आएगा, लिथगो इसको प्रस्तुत करेंगे। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही ये मोहम्मद अली जिन्ना, और अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति ये महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको देखना है, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी में 2 यहीं पर दिख रहा है बस, है ना। और आपको देखना चाहिए क्या, सी संकल्प, सी का 4, तो सी में 4 और डी का ए, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ए आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो कांग्रेस का आधिकारिक वार्ता क्रिप्स मिशन के साथ किनका किनका हुआ था, तो उस समय जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और उनके सहयोगी ग्रुप में जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। तो देखिएगा, वो है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल ये है ऑप्शन में। तो इसका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा है, देखिएगा, एक तरफ लिखा है कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन लिखा हुआ है मोहम्मद मौलाना M.A. अंसारी। तो M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी। तो डॉक्टर M.A. अंसारी 1927 में जब साइमन कमीशन की घोषणा होती है, उस समय क्या होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, और निर्णय लेते हैं कि क्या, 2 निर्णय लिया जाएगा कि कांग्रेस संकल्प पारित करता है किसके लिए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, और दूसरा बोलते हैं क्या, कि हम क्या करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। फिर सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा में रहेंगे 39 में, और पुरुषोत्तम दास टंडन भी नासिक में रहेंगे लगभग 1900 के पहले पहले पुरुषोत्तम दास टंडन भी रहेंगे। तो यहां पर देखो कि कहां कहां से मैच कर रहा है। तो आपका ए का क्या होना चाहिए, 3, ए में 3 दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, और यही से क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर मैच कर जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादी उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर अगला देखिएगा, इस अधिवेशन में द्विराज सिद्धांत के मांग को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था, ये भी नहीं। अगर देखा जाए कौन सा सही है तो आप पहले को ही ले सकते हैं और कोई नहीं आएगा। ठीक है, 1927 में भी हुआ और फाइनली उसको एक्सेप्ट कब किया जाता है, 1929 में, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्या, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन ये लगभग जो है सितंबर से दिसंबर तक चलेगा, कब, 1932 में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये 26 मार्च से लेकर 31 मार्च के आसपास तक होगा 1931 में। ये होगा 23 मार्च को, 23 मार्च 1931। फिर देखते हैं क्या, ये गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। तो एकदम क्रोनोलॉजिकल आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। 1931 तो सबसे पहले क्या हुआ, 4th नंबर का। फिर उसके बाद कौन सा हुआ आपका, उसके बाद हुआ कौन सा आपका, भगत सिंह वाला। फिर हुआ आपका 2nd और उसके बाद 1। तो यहां पर एक्चुअल में ये क्या है, 1931 से 32 नहीं, बाय मिस्टेक मेरे से हो गया था। तो 4321 ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इतने जो प्रश्न मैंने आपको कराए आने वाले एग्जाम में आपको दिखाई दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्नों की आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपको अंक जरूर दिलाएंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।